डायरेक्ट चलते हैं। और हाँ, एक आशा आपसे उम्मीद रखते हैं कि जैसे कि ऑफलाइन के बच्चे मेरे जो हैं से बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले बार भी किए थे, इस बार भी करेंगे, तो आशा है कि आप भी करिएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, है ना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा का कौन मूल्य अधिक होता है। कहने का मतलब कि कागजी मुद्रा का कौन मूल्य अधिक होता है, तो अंकित मूल्य, आंतरिक मूल्य, बाजार मूल्य, इनमें से सभी। तो कागजी मुद्रा का जो है से कौन मूल्य अधिक होता है, इसके ऊपर जो अंकित मूल्य होता है बाबू वो भी अधिक होता है, आंतरिक मूल्य भी और बाजार मूल्य, सारे मूल्य अधिक होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, कागजी मुद्रा में सही बाजार मूल्य तो कहना उचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मारिए, अंकित मूल्य जो है से यही अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है उपभोग समीकरण सी बराबर सी रेकरिंग प्लस सी वाई में सी रेकरिंग के विषय में क्या सही है। तो सी जो रेकरिंग है वो क्या चीज को दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है से सी रेकरिंग ग्रेटर देन जीरो, यानी कि उपभोग जो है से जीरो से बड़ा होता है। सी रेकरिंग न्यूनतम उपभोग का स्तर होता है। उसके बाद मॉडल में दिया गया हुआ स्थिर मान है, मॉडल में दिया हुआ स्थिर मान है, ये इनमें से सभी, तो ये जो है से सभी को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर है कि गुणांक वन बाई वन माइनस सी में सी को क्या चीज दर्शाता है, तो सी जो दर्शाता है बाबू आपका क्या चीज दर्शाता है, तो दर्शाता है उपभोग का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में समस्त कारक अदाई का योग क्या होता है। कहने का मतलब कि अर्थव्यवस्था में समस्त कारक अदाई का जो योग होता है वो क्या चीज होता है, तो राष्ट्रीय आय, बाजार आय, उद्यमियों का, इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या चीज हो जाता है, तो ये जो हो जाता है बाबू समस्त आदाय जो होता है से राष्ट्रीय कर में आता है, ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली क्या कहलाता है। तो केंद्र सरकार जो है ऋण की जो वसूली करती है वो ये क्या चीज कहलाता है, तो ये राजस्व प्राप्ति करता है, ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज, तो राजस्व प्राप्ति, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य बातें समान नहीं हो, अन्य बातें समान रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है। अन्य बातें समान रहे तो करों में जो कटौती होता है, कटौती से उपभोग में क्या होता है, तो उपभोग में जो होता है ऐसा क्या चीज होता है बाबू, तो ये जो होता है आपका बाबू वो वृद्धि हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज, तो वृद्धि हो जाता है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरण गुणांक का मान क्या होता है, तो अंतरण गुणांक का जो मान का आता है बाबू, देखिए गुणांक का मान होता है वन माइनस सी, लेकिन अंतरण गुणांक जैसे बोल देगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए टिक आउट करना होगा, है ना। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणांक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है। तो खुली अर्थव्यवस्था का गुणांक जो होता है से बंद अर्थव्यवस्था की गुणांक से कैसा होता है, तो ये जो होता है से छोटा होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है, तो विदेशी आय में वृद्धि हो जाता है बाबू, तो घरेलू जो निर्गत या निर्यात होता है उसमें क्या चीज हो जाता है, तो उसमें जो होता है बाबू वो आपका वृद्धि हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद जो है से 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपया है और उसमें से बनाने में जो मार्केट प्राइस है 75 रुपया है, अब बनाने में जो है से 50 रुपया खर्चा हो जाती है क्योंकि अन्य मध्यवर्ती वस्तुओं पर प्रयुक्त होती है, तो बेकर को मूल्य वृद्धि क्या होता है, तो मूल्य वृद्धि जो होता है वो 50 खर्चा हो गया तो 25 रुपये न मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी टिक आउट कीजिएगा, है ना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी फर्म का सकल मूल्यवर्धन सकल यानी ग्रोस वैल्यू एडेड हो तो सिग्मा ग्रोस वैल्यू एडेड सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग क्या कहलाता है, तो ये जो है से क्या चीज कहलाता है, तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है, तो ये जो मापा जाता है बाबू क्या चीज पर, तो स्थित कीमत पर,
आधार वर्ष कीमत पर, वर्तमान कीमत पर, या फिर ए और बी दोनों। तो स्थिर कीमत पर भी मानता है, आधार वर्ष की कीमत पर भी मानता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 वर्षों के बीच यदि सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत दोगुनी हो जाती है तो हो जाती है, जबकि उत्पादन स्थिर हो तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि 2 वर्षों में के बीच यदि सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमत कैसी हो जाए, तो दोगुना हो जाए, जबकि उत्पादन स्थिर रहे, मतलब कि प्रोडक्शन जो है से उतना ही रहे, तो वास्तविक आय में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो वास्तविक आय में क्या चीज हो जाएगा बाबू, दुगना हो जाएगा, वास्तविक आय भी दोगुना हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर है कि मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है। मुद्रा जो है से कैसी वस्तु है, तो मध्यवर्ती वस्तु है जिसने किस प्रक्रिया से सरल कर दिया है। तो मुद्रा एक जो है से मध्यवर्ती वस्तु है जो कौन प्रक्रिया से सरल हो गया, तो विनिमय लेन देन की प्रक्रिया से, मूल गणना के आधारित पर, या फिर मूल संचय, या इनमें से सभी। मुद्रा के मेन जो कार्य होता है बाबू, ये इनमें से सभी हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी। मूल का गणना में भी, संचय में भी, और लेन देन में भी जो है से प्रक्रिया को सरल कर दिया, है ना। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोना, भू संपत्ति, मानव एवं बंध पत्र मुद्रा कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं। सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंध पत्र मुद्रा क्यों कार्य नहीं कर सकते, तो क्यों, इसमें संचय का गुण नहीं होता है। क्या चीज नहीं होता, इसमें संचय का गुण नहीं होता, संचय का तो गुण होता है, दूसरे दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तित नहीं होता है, ये भी होता है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं होती है। तो देखिए, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि सार्वभौमिक स्वीकृति जो है से नहीं होती है। मेन जो होता है बाबू, इसमें मूल संचय का गुण नहीं होता है, मूल संचय का गुण तो होवे करता है, और दूसरे वस्तुओं के रूप में आसानी से परिवर्तित नहीं हो जाता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं है, यही बात हो जाएगा। 17 नंबर है कि देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है। तो देश में जो है से मुद्रा की पूर्ति पर जो नियंत्रण है बाबू, ये आरबीआई का है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक में जमा किए गए कोषों को बैंक क्या करता है। बैंक में जो जमा किए गए कोषों का जो कोष होता है, राशि होता है, उसको बैंक क्या चीज करता है, तो पूरा कोष जमाकर्ता को देने के लिए सुरक्षित रखता है, या फिर कोष का कुछ भाग जमाकर्ता को देने के लिए रखता है, एक भाग जमाकर्ता को देने के लिए रखता है, और शेष भाग को ब्याज उधार दे देता है। तो ये क्या चीज करता है, तो ये जो इसका जो मुख्य कारण है बाबू, वह है ऑप्शन नंबर सी, एक के भाग रखता है, बाकी जो है से जमाकर्ता को जो है से ऋण के रूप में, ब्याज के रूप में ये जमा आदि दे देता है ना। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ता को देने के लिए नगद रखता है, क्या कहलाता है। बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ता को देने के लिए नगद रखता है, वो क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है बाबू आपका क्या कहलाता है, तो नगद आरक्षित जमा अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 20 नंबर है कि उद्यमियों का आर्थिक एजेंडा के रूप में क्या कार्य करता है। तो उद्यमी को जो है से आर्थिक एजेंडा के रूप में क्या चीज करता है, तो संगठन भी कार्य करता है, समन्वय भी कार्य करता है, जोखिम सहने जोखिम वहन करना भी कार्य करता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद 21 नंबर है कि वस्तु के लिए उपभोग की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है। तो ये लिखना का चीज चाह रहा है, तो 3 को क्वेश्चन मिटरा हुआ है बाबू, तो हम क्या चीज कर सकते हैं, इसलिए आगे बढ़िए। 24 के बाद देखिए, 24 पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग लोच की ईडी क्या होती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत, मांग की लोच क्या चीज होता है, तो मांग की जो डिमांड होती है वह क्या चीज होता है, तो इसका डिमांड बराबर क्या चीज होता है, तो ये जो है से बाबू आपका क्या चीज हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 के क्या चीज हो जाएगा, तो 1 को जो है से इक्वल कर देता है ना। उसके बाद है
कि रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच ईडी क्या कहलाता है? तो रेखीय पर क्या होता है? विलोचदार पर तो 1 के बराबर हो जाता है, लेकिन रेखीय पर कैसा होता है? तो रेखीय पर जो होता है बाबू आपका वे भी रेखीय पर एक रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत की मांग की लोच कैसा होती है? तो ये जो होता है से कैसा हो जाता है? तो 1 से छोटा या बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि समान लाभ में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो समान जो लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या फर्मों का न्यूनतम अपेक्षा लाभ होता है, या अवसर लागत के बराबर होता है, समान लाभ बराबर होता है स्पष्ट लागत प्लस अवसर लागत, ये इनमें से सभी तेज सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा, है ना सही। उसके बाद 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है? तो निम्नलिखित में से कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है? तो कौन? रैखिक मांग, आयताकार अति परवलय मांग, या फिर ऊर्ध्वाधर मांग, या इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित आयात नहीं है? तो परिवर्तित आयात जो है से बाबू वो कौन नहीं है? तो ये कच्चा माल जो है परिवर्तित आयात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्थित आगम किस काल में स्थित रहता है? स्थित आगत जो होता है से किस काल में स्थित रहता है? तो ये जो स्थित होता है बाबू वो कैसा काल में रहता है? तो ये जो है से अल्पकाल में स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तित अनुपात के नियम में सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है? तो परिवर्तित अनुपात के नियम में जो है सीमांत उत्पादन में क्या चीज परिवर्तन होता है? तो ये जो परिवर्तन होता है आपका बाबू वे क्या चीज? तो वृद्धि में परिवर्तन होता है। क्या चीज? तो कैसा परिवर्तन होता है? तो वृद्धि हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 31 नंबर है कि मांग की लोच की क्या परिभाषा है? तो मांग की लोच की जो है से कैसा परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है बाबू ये दोनों करीब करीब देखिए, इसका जो परिभाषा हो जाएगा ये बी भी सही है आपका और सी भी सही है। बी भी सही है और कैसा है? तो सी भी सही है। 0 डिग्री कहिए, ये 0 में 100 से गुना कीजिए, बात बराबर है। जहाँ पे गुना का साइन रहेगा बाबू वो 100 से गुना रहेगा, और जहाँ इक्वल का साइन रहेगा वो सिर्फ ऐसा रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, है ना। उसके बाद है कि मांग की लोच की इकाई क्या कहलाता है? तो मांग की लोच की जो इकाई है बाबू या क्या चीज कहलाता है? तो मांग की लोच की जो इकाई है वो एक शुद्ध संख्या है। मांग की लोच की इकाई क्या है? तो एक शुद्ध संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगात करता है? तो फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगात करता है? तो किस तरह का? तो ये जो करता है बाबू आपका तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी ही तो करता है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन अंधिमान वक्र चित्र के दोनों अक्षों पर क्या दर्शाता है? तो क्या चीज दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है बाबू आपका संतुष्टि को दर्शाता है। काची का? तो संतुष्टि का, है ना। आपका डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा है ताकि आपका भी समय बचे और मेरा ही बचे, जिससे आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। दीर्घकाल में फर्म किस कारण के दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? तो दीर्घकाल में जैसे किस में परिवर्तन ला सकता है? तो ये जो ला सकता है आपका बाबू ये स्थिर कारक में और परिवर्तित कारक दोनों में, इसमें तो दोनों में ला सकता है ना। दीर्घकाल में जब लंबे समय का गैप होता है बाबू तो ये दोनों में परिवर्तन ला देता है ना। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि कुल स्थित लागत वक्र का क्या आकार होता है? तो कुल स्थित लागत वक्र का जो आकार होता है बाबू वे क्षैतिज रेखा में होता है। कैसा रेखा में? तो ये क्षैतिज रेखा में होता है ना। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा फर्म की पूर्ति वक्र किस बिंदु से शुरू होती है? तो प्रतिस्पर्धा वक्र जो है से किस बिंदु से शुरू होता है? तो ये जो होता है बाबू आपका वह सीमांत लागत वक्र फर्म के न्यूनतम से, यहीं से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ से? तो सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से ही शुरू होता है। क्या चीज? तो प्रतिस्पर्धा का जो फर्म होता है जो, है ना। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पूर्ति की मात्रा क्यू के पावर एस हो और मांग की मात्रा क्यू के पावर डी हो तो क्यू के पावर एस माइनस क्यू के पावर डी जो है से क्या चीज से छोटा होता है? तो ग्रेटर देन
जीरो यानी जीरो से बड़ा होता है तो क्या चीज़ दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है बाबू आपका क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है वो संतुलन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु एवं सेवाओं के लिए दिया जाता है, तो न्यूनतम निर्धारित मूल्य जो होता है किसके लिए दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है बाबू आपके किसके लिए, तो चाय पत्ती के लिए, गेहूं के लिए, मजदूरी के लिए, तो ये जैसे गेहूं मजदूरी दोनों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर है कि किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है, किस बाजार में है जो उत्पादन तो प्रोडक्शन बहुत अधिक हो जाता है लेकिन क्या चीज, तो मूल्य कम रखता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में, कैसा में, पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर सी, रीजन है कि वहाँ 10 तरह का आपका बाजार मिलेगा, है ना, 10 तरह का मार्केट है, उसमें हर एक प्रकार की सामान रखा गया, तो जहाँ पे सामान आपका कम दाम में मिलेगा वहीं पे आप ज़्यादा जाइएगा, है ना, तो वही तो फायदा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, है ना। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन है कि खुले बाजार की क्रिया क्या चाहिए, तो खुले बाजार की क्रिया क्या है, तो बैंकिंग द्वारा सरकारी वार्डन्स की खरीद, बैंक द्वारा सरकारी वार्डन्स का विक्रय, या केंद्रीय बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंक को ऋण प्रदान करता है, तो यही है खुले बाजार का नीति, यही हो जाएगा, है ना, ऋण प्रदान कर देता है, ठीक है। उसके बाद है 42 नंबर है कि सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करता है, तो सट्टा के उद्देश्य से जो है से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करता है, तो जो है से बाजार के ब्याज पर। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है से 43 नंबर क्वेश्चन है कि M1 प्लस व्यावसायिक बैंक की निवल अवधि जमाएं, M1 प्लस व्यावसायिक बैंक की निवल अवधि जमा मुद्रा पूर्ति के किस परिभाषा से मेल रखता है, तो किस परिभाषा से मेल रखता है, तो ये जो आपका मेल रखता है बाबू वे M1 से ही नहीं M2 से रखता है। M1 प्लस व्यावसायिक बैंक जैसा ही आ जाएगा, आप M2 का टिक आउट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संकुचन मुद्रा कहलाता है, तो संकुचन मुद्रा जो आता है बाबू M1 और M2 के बीच आता है, पिछले बार भी बताया था किसमें, तो M1 और M2 के बीच में आता है संकुचन मुद्रा, ठीक है। और व्यावसायिक बैंक बोल देगा तो M2 में आ जाएगा, है तो। उसके बाद है कि सेटेरियन परिवेश का क्या अर्थ है, सेटेरियस परिवेश का क्या अर्थ है, तो ये जो अर्थ है बाबू आपका क्या है, तो यह है यदि अन्य बातें समान रहे, यदि सभी बातें समान रहे, यदि कुछ बातें नहीं, यदि अन्य बातें जो है समान रहेगा तभी ये लागू होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC को कैसे परिभाषित करते हैं, तो MPC को कैसे परिभाषित करते हैं, तो ये जो करते हैं बाबू आपका कैसे, तो ये जो करते हैं MPC बराबर होता है डेल्टा C बटा डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति M1 बराबर 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MS बराबर क्या हो जाएगा, तो ए जो हो जाएगा आपका बाबू वो क्या चीज हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 0. नहीं, ये जो हो जाएगा बाबू आपका ये 0.3 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी 0.3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 48 नंबर, यदि सीमांत पर बचत प्रवृत्ति 0.1 है तो निवेश गुणक क्या चीज हो जाएगा, तो निवेश जो गुणक हो जाएगा वह क्या चीज हो जाएगा, तो ये एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 49 नंबर है कि यदि निम्न में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं का श्रेणी में आता है, तो सार्वजनिक वस्तुओं का श्रेणी में क्या चाहता है, तो सड़कें, सरकारी प्रशासन, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इनमें से सभी, तो सरकारी प्रशासन में तो सभी आ जाएगा ना बाबू आपका, सार्वजनिक जाएगा तो क्या चाहिए, तो सरकारी प्रशासन हो, सड़क हो, राष्ट्रीय सुरक्षा कुछ भी हो, ये सार्वजनिक वस्तुओं में आ ही जाती है ना, सार्वजनिक वस्तु में आ जाता है। उसके बाद देखिए आपका 50-50 हो गया। 50 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाटा कब होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है से व्यापार के चालू खाते में जो घाटा होता है बाबू वो कब होता है, तो ये जो है से प्राप्तियां से ज़्यादा भुगतान कर दिया जाता है ना, तो तब हो ही जाता है, प्राप्ति कम हो और भुगतान अत्यधिक हो, है ना, तो हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद 51 नंबर है कि मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसने किया था? तो मुद्रास्फीति जो है समस्या का जो अध्ययन होता है बाबू, वो किसने किया था? तो यह समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी समष्टि अर्थशास्त्र में होता है ना। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को का क्षेत्र क्या होता है? तो क्या होता है? व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमत या फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय एवं वक्र निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी यही से करेक्ट है ना, यही करेक्ट मारिएगा। उसके बाद जो है से 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? तो महामंदी का लक्षण क्या नहीं है? तो बढ़ती बेरोजगारी दर, बाजार में वस्तु की मांग में कमी आ गया, या फिर उत्पादन में गिरावट हो गया, या फिर कीमत का बढ़ता स्तर। तो कह रहा कि महामंदी का लक्षण नहीं है, तो महामंदी को जो है से क्या चीज? तो लक्षण नहीं है, तो ये क्या चीज हो जाएगा? तो देखिए बेरोजगारी बढ़ेगा ऑटोमेटिक क्योंकि महामंदी अबे करेगा, उत्पादन में गिरावट आएगा वो भी है लक्षण है ना, कीमत बढ़ने से भी महामंदी आ जाएगा, लेकिन बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी आ गया तो ऐसा नहीं है कि महामंदी आ गया, वो दूसरा वस्तु पर शिफ्ट हो गया, ये भी बात हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मारिएगा है ना। क्या चीज? तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के संबंध में स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किसके क्षेत्र होता है? तो किसके किस किस क्षेत्र के पास होता है? उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व जो होता है से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना जी? तो ये जैसे उत्पादक क्षेत्र, जब उत्पादन की बात कर रहा है तो उत्पादक क्षेत्र के अधीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो निवेश का जो कार्य है वो किस क्षेत्र द्वारा? तो ये उत्पादक क्षेत्र द्वारा यानी फर्म के द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 56 नंबर है कि अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सरकार की भूमिका नहीं है? तो सरकार की जो है से भूमिका कौन नहीं है? तो कानून लागू करवाना सरकार की भूमिका नहीं है, कानून लागू तो सरकार ही कराता है। लाभ कमाना, उसके बाद आधारभूत संरचना का निर्माण करना, सामाजिक कल्याण का कार्य करना, लेकिन लाभ कमाना जो है से सरकार की भूमिका नहीं है। कैसा? लाभ कमाना सरकार की बात की ये नहीं है, ये जो है से लोक कल्याण की बात करती है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 57 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू। 57 की क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजी वस्तुएं नहीं है? तो पूंजी वस्तुएं कौन नहीं है? तो औजार, उपकरण, मशीन या फिर इस्पात की चादर। तो कौन जो है से पूंजीगत वस्तुएं नहीं है? तो पूंजीगत वस्तुएं में कौन नहीं आएगा? तो पूंजीगत वस्तुएं में जो है से आपका इस्पात की चादर भी आएगा, मशीन तो अबे करेगा पूंजीगत में, उपकरण भी आएगा, औजार भी आएगा, इस्पात की चादर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी यही सबसे कम लग रहा है, यही ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का समान मापदंड क्या है? तो क्या चीज हो जाएगा? तो सब का जो समान मापदंड है बाबू, ये क्या चीज में होता है? तो ये मुद्रा में होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या चीज में? तो मुद्रा में होता है ना। उसके बाद है 59 नंबर है कि मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि, मशीन जो है से पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्या चीज कहते हैं? तो इसका जो कहते हैं बाबू आपका वे निवेश, निवल निवेश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या चीज? तो निवल निवेश कहते हैं ना। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है? तो विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का जो है संयोजन होता है, इसे क्यों किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका बाबू है पूंजी स्टॉक में अधिक वृद्धि के लिए, धारित मूल स्टॉक को बचाने के लिए, या फिर पुराने मशीन को नई मशीन में प्रतिस्थापित करने के लिए। तो ये जो है से बी वस्तु, बी और सी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों सही है ना। उसके बाद 61 नंबर है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है केंद्रीय समस्याओं का जो समाधान होता है बाबू, ये किसके द्वारा? तो बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा, इनमें से सही मारिए, ये सबके द्वारा होता है। मिश्रित का दिया तो सभी मार दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है से 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो विश्व की सभी अर्थव्यवस्था जो है से कैसी अर्थव्यवस्था तो है, जैसे कैसा है? तो इसको तो देखिए सबसे बड़ी बात है ना
कि अधिकतर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु और सेवाओं की कीमत, वस्तु एवं सेवाओं की कीमत और मात्रा किस अर्थशास्त्र शाखा से निर्धारित होती है? तो किस अर्थशास्त्र में? तो वस्तु और सेवाओं की जो कीमत का निर्धारण होता है बाबू, वो किसके द्वारा होता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा और दर्शनात्मक विश्लेषण द्वारा, इनमें से सभी। तो किसको किसको बोला? तो वस्तु और सेवाओं की कीमत और मात्रात्मक अध्ययन जो होता है ये जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। कीमत वाली जैसी बात बोल दिया बाबू आपका, समष्टि अर्थशास्त्र मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि उपभोग की आय एम में वृद्धि होती है तो बजट सेट होता है। उपभोग की जो है आय में क्या चीज हो जाएगा? तो आय में जो है वृद्धि हो गया तो बजट सेट बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जैसा ही आय में वृद्धि हो गया, समझे, तो उपभोग में ऑटोमेटिक है कि उपभोग में जैसा ही उपभोग की आय में जब वृद्धि हो जाएगा तो ऐसे ऐसे बड़ा हो ही जाएगा, है ना। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक युक्तिशील उपभोग कैसे एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है? तो कैसे? सबसे अच्छा, सबसे खराब, सर्वाधिक अधिमान वाला क्या चीज करता है? तो ये जो करता है बाबू आपका वे सर्वाधिक अधिमान वाला, यानी कि बेस्ट क्वालिटी वाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन होता है। तो किसी मांग वक्र में किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता फलन का जो मांग होता है बाबू, ये क्या चीज होता है? तो ये जो होता है से अपने मूल का, अन्य वस्तुओं के मूल का, मौसम का, ये सभी का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र डी बराबर ए माइनस पी वी हो तो शून्य मूल पर वस्तु के मांग की मात्रा क्या होगा? तो ये जो है से क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा से ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद है 68 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आई की दिशाओं में गति करती है कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिसकी मांग की मात्रा आई की दिशा में जो है से गति करती है, आई की दिशा में गति करती है, तो कौन होती है? तो ए जो होता है से कौन होता है? तीन निम्न स्तरीय वस्तु, समान वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला? ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आई की दिशा में जो है से गति करता है, तो जो है से कैसी वस्तु हो जाती है? तो जो है से आपका समान वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो उत्पादन संभावना जो वक्र का जो आकार होता है बाबू, वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र के उन्नतोदार आकार का क्या कारण है? तो उन्नतोदार संभावना, जैसे उत्पादन संभावना वक्र को उन्नतोदार आकार का क्या कारण हो जाता है? तो ये जो कारण होता है बाप आपका बढ़ती अवसर लागत के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है? तो किस स्थिति में जैसे गिर जाता है? तो जो है कैसी? तो उछाल में, मंदी में, मुद्रास्फीति में, इनमें से सभी। तो देखिए उछाल भी आएगा तो गिरेगा, मंदी भी आएगा, मुद्रास्फीति भी आ जाएगा तो गिर जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखिए 70 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन और बच गया है, तो ठीक ना। तो देखिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, कहूँ कि लंबा सेशन तो हो रहा है लेकिन आपके लिए ही तो ये हम लोग भी तैयारी कर पा रहे हैं ना, ताकि आप लोग का अच्छा से अच्छा भला है। इसलिए पेशेंस लगा के पूरे वीडियो को देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। थोड़ा विषय जो है से क्या चाहिए तो एक कष्टदायक है ना, का कैसा ऐसा जो विषय इकोनॉमिक्स होता है सबको पहली बार देखने को मिलता है, इसीलिए। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं? तो क्या चीज का? तो लाभ कमाने का, जनता कल्याण के अधिकतम करने का, या फिर क्या चीज आर्थिक एजेंडा एवं लक्ष्य की पूर्ति करने का, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या चीज करते हैं? तो ये जो करते हैं बाबू समष्टि अर्थशास्त्र के जो अभिकर्ता होते हैं वे जनता कल्याण की अधिपत करने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्र में निजी स्वामित्व होता है? तो किसमें होता है? तो निजी जैसी आ जाएगा, आप कन्फर्म मारिएगा क्या चीज? तो पूंजीवादी, है ना। उसके बाद है 74 नंबर की पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार
से वृद्धि होती है। तो विस्तार से क्या चीज वृद्धि होती है? अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में, उत्पादन वस्तुओं में, या फिर आय में, या फिर इनमें से सभी नहीं। तो क्या चीज में होता है? तो ये जो हो जाता है आपका बाबू, ये सभी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 75 नंबर है कि इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स कंजर्वेशन ऑफ द पीस, इकोनॉमिक्स कंजर्वेशन ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित है? तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है लिखा गया किसको द्वारा? तो ये जैसे किन्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, किसके द्वारा? तो किन्स के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो है क्या चीज? तो 76 नंबर है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है? तो ये जो है किसको जोड़ा जाता है? तो ये जो जोड़ा जाता है आपका उत्पादकों को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा गुणक की सही परिभाषा है? तो मुद्रा गुणक को ऐसे क्या चीज सही परिभाषा करता है? तो ये जो करता है आपका बाबू वो H/M। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 78 नंबर है कि निम्न में से कौन सरकार का बैंक है? तो सरकार का बैंक कौन सी हो जाता है? तो केंद्रीय बैंक, व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, या फिर ग्रामीण बैंक। तो सरकार के जैसा ही बात आ गया बाबू, आपको डायरेक्ट मारना है केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 79 नंबर की निम्नलिखित में से किस वित्तीय निवेश की ब्याज दर अधिक होता है? तो वित्तीय निवेश के जो होता है बाबू आपका ब्याज दर किसका अधिक होता है? तो ये जो होता है आपका अवधि जमा का। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 80 नंबर है कि तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होता है? तो तरलता पास में जो है ब्याज दर का जो मान होता है बाबू वे न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 81 नंबर है कि सीमांत उत्पादन वक्र एवं औसत उत्पादन वक्र का आकार कैसा होता है? तो दोनों का जो आकार होता है बाबू ये आपका अंग्रेजी अक्षर यू की तरह होता है। नहीं, कहने का मतलब सीमांत उपभोक्ता वक्र और औसत उत्पादन वक्र का जो आकार होता है वो उल्टा यू की तरह होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कुल लागत मतलब टोटल कंजप्शन जो होता है, कुल लागत, कुल परिवर्तित लागत तथा कुल स्थिर लागत हो तो कौन सा समीकरण सही होगा? तो कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? तो ये जो आपका सही हो जाएगा बाबू वे देखिए लगभग तो सब एक ही दिल है जी। टीसी बराबर होता है VC प्लस FC, है ना। TC माइनस VC प्लस FC, सब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सब सही है। समीकरण खाली चेंज कर लिया है, इधर से उधर पलट दिया है ना। ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद है 73 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत P1 एवं PQ-1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रमशः 50 रुपये 39 रुपये है। तो सीमांत लागत क्या हो जाएगा? तो सीमांत जो लागत हो जाएगा आपका कितना? तो 50 में से 10 यानी कि 40। ऑप्शन नंबर जो है से डी हो जाएगा। उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत लागत भाग औसत लागत भाग से किस बिंदु पर काटती है? तो ये जो काटती है बाबू आपका वे न्यून बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है कि किस बाजार के अनेक विक्रेता एवं अपने खरीदार होते हैं? किस बाजार में अनेक विक्रेता एवं अनेक खरीदार होते हैं? तो ये जो है से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। किस में? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि P1 संतुलन कीमत हो और यदि PE संतुलन कीमत हो और PM बाजार कीमत हो तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये जो उत्पन्न होता है बाबू है PE ग्रेटर देन PM होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद 87 नंबर है कि यदि किसी संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं की ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन मूल एवं मात्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये जो परिवर्तन कहलाता है वह भी वो मूल घटेगा और मात्रा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 88 नंबर की दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों की निर्भरता प्रवेश में बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा? तो ये जो रुकता है बाबू आपका किस पर रुकता है? तो P बराबर न्यूनतम औसत लागत पर। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि एकाधिकार बाजार के लिए कौन सा सही है। तो एकाधिकार बाजार के लिए जो भाव आपका सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, औसत संप्रति मतलब औसत आगम वाला तो ग्रेटर देन औसत आगम, सीमांत आगम, ठीक है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन की अल्प मात्रा प्राप्त होता है और प्रत्येक इकाइयों के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। तो किस बाजार में होता है, तो ऐसा जो करने को मिलता है बाबू वो एकाधिकार में है ना, एकाधिकार में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समस्या है। तो आर्थिक समस्या जो होता है बाबू ये कैसा होता है, ये जो होता है से अनंत इच्छाएं रहेगा तो आर्थिक समस्या तो ऑटोमेटिक है ना। अब आपको मान के चलिए आपको गर्लफ्रेंड है और गई हमको कि हमको पिज्जा के लिए बर्गर के लिए पैसा रहे जेब में 10 रुपये, तो क्या होगा, इसलिए इच्छा कम रखिए तो आपका जो है आर्थिक संकट नहीं आ सकता है ना। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ाने से उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा हो जाता है, तो ये जो आकार हो जाता है बाबू वे सीधी रेखा में हो जाता है। कैसी, तो सीधी रेखा में। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र किसी एक बिंदु पर चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है। कहने का मतलब है कि उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है। तो ये जो हल है बाबू कैसा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी बहुत मायने रखता है ना, ये दोनों है। जैसे कि ग्राहक के नज़र में ही तो रख के आपको जो है से बाजार में सामान बनाना है। बाजार शब्द का सही अर्थ क्या होता है, क्रय विक्रय स्थल होता है, ग्रामीण हाट बाजार होता है, खुद पर सुपर बाजार होता है, या कोई माध्य होता है। तो जो है से बाजार का जो मेन कार्य होता है क्या चीज, तो कोई माध्यम स्थान टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो सके, ये डी होगा, मेन जो ऑप्शन होगा ये डी सही है ना। उसके बाद है 95 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन बजट रेखा का सही समीकरण है। तो बजट रेखा का जो है से सही समीकरण क्या चीज हो जाएगा, तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद 96 नंबर है कि यदि वस्तु 100 को x एक्सिस एवं वस्तु S2 को y एक्सिस दर्शाया जाता है तो बजट रेखा x को क्या चीज दर्शाया जाता है, तो ये m/p1, यही तो सही है जी, ऑप्शन नंबर ए, m/p1 के रूप में। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु एक का मूल घटने पर बजट रेखा की प्रवणता मतलब ढाल कैसा होता है। तो एक वस्तु का मूल घट गया मतलब का कुछ होगा नहीं, स्थिर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है अधिमान वक्र ढाल क्या होता है। तो अधिमान वक्र ढाल जो होता है से कैसा होता है, तो ये जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमान वक्र अक्ष के मूल के सापेक्ष कैसी होती है। तो ये जो है उन्नतोदार होती है, कैसी होती है, तो उन्नतोदार होती है ना। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि आय एवं समान वस्तुओं की मांग किस दिशा में गति करती है। तो आय एवं समान की जो मांग होता है किस दिशा में, तो समान दिशा में, विपरीत दिशा में, या ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर कैसे होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इतना ही। अगर पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, है ना, 300 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।